इंतखाबात जरूर होने चाहिए और अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इनमें ताखीर का कोई उज़्र पेश नहीं किया जा सकता और कोई वजह नहीं है कि तमाम सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाए, मगर हम जानते हैं कि माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई और इस बार भी ऐसा होने का इम्कान है। इंतखाबात को हमेशा किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। इम्कान यही है कि इस बार भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होगी। दर हकीकत इस बार तो लेवल प्लेइंग फील्ड का दिखावा भी नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि निगरां वज़ीर आज़म, जिन्हें इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने भी कहा है कि शायद कानून कुछ लोगों या कुछ जमातों को हिस्सा लेने की इजाजत ना दे, लेकिन इंतखाबात फिर भी मुनसिफाना होंगे। अगर मरकजी धारे की किसी जमात या इसके लीडर को इंतखाबात लड़ने की इजाजत ना दी जाए तो क्या इंतखाबात मुनसिफाना कहलाएंगे? ये एक आसान सा सवाल है। क्या इमरान खान हमारी मुल्की सियासत में दीगर सियासतदानों और पार्टी रहनुमाओं से ज्यादा करप्ट हैं? क्या वो मौजूदा और माजी के ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों से ज्यादा करप्ट हैं? शायद कुछ लोग इस पर यकीन कर लें, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये नाकाबिले यकीन बात है। फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आखिर निशाने पर क्यों है? हमें इसका जवाब भी मालूम है कि ऐसा सिर्फ 9 मई के वाकयात की वजह से नहीं हो रहा। लिहाजा ज्यादा इम्कान यही है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उनका इनेकाद लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं होगा, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि वो पिछले इंतखाबात की तरह ही मुनसिफाना होंगे। अगर हम इन सब बातों को एक तरफ रख दें और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मौजूद हो, तब भी बहुत से अगर मगर बाकी रहेंगे। फर्ज करें तमाम मरकजी धारे की जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, तो हम वोट किसको देंगे? इन तमाम जमातों का कमोबेश एक ही मुआशी एजेंडा है। सभी निजकारी और लिबरलाइजेशन का नो लिबरल नुक्ता नजर रखते हैं, जिसे वो हमारे मौजूदा मसाइल का वाहिद इलाज समझती हैं। यहाँ तक कि उनके वजीर खजाना और मुशीर खजाना भी एक ही हैं। ये सब गरीबों पर दबाव डालकर मालियाती और तिजारती खजारे को कम करेंगे और ये लोग अशराफिया और मफाद परस्त गुरुहों को नवाजते रहेंगे। यहाँ सवाल उठता है कि हम सब ये कैसे जानते हैं? गुज़िश्ता 30 से 40 साल का तजर्बा हमें यही बताता है कि क्या आप वाकई मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी सियासी जमातों के तौर पर देखते हैं जो जरूरी अहम इस्लाहात को अंजाम देंगे? क्या वो ज़राअत और ताजरों पर इनकम टैक्स लगाएंगे, अमीरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मुतारिफ करवाएंगे, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएंगे, अशराफिया के लिए सब्सिडी को कम या खत्म करेंगे? ये रकम अरबों रुपए है और क्या वो गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे? क्या वो पाकिस्तान के शोबे सेहत और तालीम पर सरमायाकारी करेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं भी इस चीज को इस्तेमाल करना चाहूंगा जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के इन जमातों के इनफरादी रहनुमाओं के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात जरूर हो सकते हैं और हो सकता है कि उनकी मखसूस जमातों या मखसूस लीडरान के साथ बहुत मजबूत वाबस्तगी हो, लेकिन पॉलिसी के इंतखाबात के तनाजुर में और पिछले कई सालों के तजर्बे को देखते हुए उनके दरमियान थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। यही मसाइल इन तमाम लोगों को परेशान कर रहे हैं जो नई जमातें कायम करने के लिए कोशां हैं। निजाम में नई जमातों के लिए हमेशा जगह होती है, लेकिन अगर इसमें सियासतदानों की रिसाइकलिंग हो और वही पुराने चेहरे पुरानी जमातों से नई पार्टियों में मुंतकिल हो जाएं, तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे? ऐसी तहरीकें हमने पहले कई बार देखी हैं। क्या आपको तवक्को है कि जहांगीर तरीन या परवेज खटक की जमातें अहम इस्लाहात लाएंगी? शुगर लॉबी ने तवील अरसे तक खुद को तहकीकात से बचाए रखा है और हर तरह के सब्सिडी से फायदा उठाया है, लेकिन हम इन जमातों से तवक्को रखते हैं कि वो इस्लाहात और गरीबों के हामी होंगे जिनके रहनुमा माजी में बड़ी जमातों की पॉलिसियों से मुस्तफीद होते रहे हैं। अब हम सुन रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी, मुस्तफा खोखर और मुफ्ता इस्माइल भी अपनी पार्टी बनाने का सोच रहे हैं। जरूर बनाए, लेकिन वो उन्हीं जमातों से आए हैं जिनसे उन्होंने फायदा उठाया था। वो उन जमातों की नुमाइंदगी करने वाले वजीर,
مشیر اور پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں اور اب وہ تبدیلی اور اصلاحات لانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ری امیجنگ پاکستان کو دیکھا ہے، جہاں دوبارہ ری امیجنگ کے علاوہ بہت کچھ تھا۔ بائیں اور دائیں بازو کی چھوٹی جماعتیں اس سے بے خبر نظر آتی ہیں اور ان کے پاس اس وقت مستقبل میں قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے درکار نشستیں جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان چھوٹی جماعتوں کی طرف سے انفرادی امیدوار تو مقامی سطح پر عوام کا دل جیت سکتا ہے، لیکن صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشست جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو ابھی سویلین معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے جمہوریت کا کام کرنا، اصلاحات کا نافذ ہونا اور طاقتوروں کے مفادات کو چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے جتنا چاہیں انکار کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہونے والی گفتگو کو دبایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ویسا ہی ہے جیسا گیلیلیو نے کہا تھا کہ اینڈ ایٹ ایٹ ماؤس، تو ہم آخر کس کو اور کیوں ووٹ دیں؟ ہمیں ووٹ تو ہر صورت دینا چاہیے۔ شاید ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ہم جس بدترین صورتحال میں ہیں اس سے کیسے نکلیں گے، لیکن اس کا حل یہ ہرگز نہیں کہ ووٹ نہ دیا جائے یا جمہوریت کی بالادستی کے بارے میں سوچنے سے انکار کیا جائے۔ سیاسی میدان کے ناہمواری سے قطع نظر لگتا ایسا ہی ہے کہ ایسے امیدوار اور جماعتیں اس انتخابی منظرنامے میں شامل ہی نہیں جو عوام کی خاطر اصلاحات لے کر آئے۔ کم از کم اس وقت تو ایسا کوئی نہیں۔